All right, let's start with the explanation of binomial. इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव है कि हम we are going to cover the explanation of binomial expansion. बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम भी कहा जाता है। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाइनोमियल, तो बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो अब बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल दैट इज द सम ऑफ टू टर्म्स। बाइनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है जो टू टर्म्स का, दो टर्म्स का सम है। सवाल ये पैदा होता है, क्या इससे पहले हमने कोई पॉलिनोमियल क्या इससे पहले हमने कभी बाइनोमियल को डील किया है? तो वी यूज टू एक्सपैंड एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर। इस तरह के हम एक्सपेंशंस को किया करते थे, राइट। तो ये जो एक्सपेंशंस हम किया करते थे ये दरअसल बाइनोमियल एक्सपेंशन ही कहलाती थी, बट दोज वर द बाइनोमियल एक्सपेंशंस विद द पावर n इक्वल्स टू टू। तो अब बाइनोमियल a प्लस बी, अगर वेरिएबल फॉर्म में इसको लिख दें x प्लस टू, ए भी कुछ होता है, बी भी कुछ होता है, बाज़ औक़ात दोनों ही अलग अलग होते हैं। लेट सपोज इफ इट्स एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो भी वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से ही खुलेगा, राइट। So we used to deal with binomial expansion previously, but the power was always 2। जो binomial हमारे पास होता था ब्रैकेट के ऊपर पावर हमेशा 2 हुआ करती थी। But now we need to learn that if the power is 3, 4, 5 or even more than that, even if it's 10 or 15, then how do we expand and obtain different terms? तो वो जो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, जो बाइनोमियल थ्योरम है, that is given in the formula sheet. The good part is that is given in the formula sheet. We just need to learn how to apply that, right? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आपको बताई कि बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाइनोमियल कहते हैं ऐसे पॉलिनोमियल को जो दो टर्म्स का सम होता है। और हमने ये एक चीज नोट की है कि वेन एवर वी यूज टू डील विद अ बाइनोमियल विद अ पावर ऑफ टू, देयर वर ऑल टुगेदर थ्री टर्म्स। हमें जो पास में हमने बाइनोमियल देखा है उसने हमें ये सिखाया कि जो पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं, राइट। व्हेन द पावर वाज टू एंड वी यूज्ड टू एक्सपैंड इट, वी यूज्ड टू गेट थ्री टर्म्स। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? सही है, गुड। पॉलिनोमियल की एक्सप्लेनेशन वैसे डिटेल में A2 में एक टॉपिक है उसमें होती है, बट पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ मेनी टर्म्स। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, और पॉलिनोमियल मीन्स सम ऑफ मेनी टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स के सम को पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं कि पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। द पावर हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ऐसे टर्म्स का सम जिसमें पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, बट इतनी गहराई में जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गहराई में पॉलिनोमियल में नहीं जाऊंगा। बट पॉलिनोमियल इज अ सम। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल इज अ सम ऑफ मेनी टर्म्स each of the form ax power n, where a is a constant and power n is a non-negative integer। बट इसकी गहराई में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पॉलिनोमियल इज सम ऑफ मेनी टर्म्स, बट बाइनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल विच इज सम ऑफ जस्ट टू टर्म्स। सिर्फ दो टर्म्स के सम को हम बाइनोमियल कहते हैं। अच्छा जी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ जो एक्सपेंशन लिखने का पर्पज है वो यही है कि व्हेन द पावर वाज टू, द एक्सपेंशन हैज थ्री टर्म्स। तो यहाँ से एक बात पता चली कि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी होल पावर n, if the power is n, then there are going to be n plus 1 terms। जो भी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म्स होंगे। दिस मीन्स द पावर इज 10, there will be 11 terms in total। if the power is 5, there will be 6 terms in total। हमेशा याद रखें, जो भी बाइनोमियल के ऊपर पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज्यादा होते हैं। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन को जरा हम एक दफा देखें। एक चीज और नोट करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर में हमने देखा कि पहला टर्म जो है वो ए पावर टू था, और जो आखिरी टर्म था वो बी पावर टू था, और बीच में जो तीसरा टर्म था वो एक फॉर्मेट के मुताबिक टू ए भी होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है पावर टू तो नहीं होगी, पावर एन होगी। तो यहाँ सिखाना ये था कि एक तो पावर टू में थ्री टर्म्स है, एंड द सेकेंड पार्ट इज कि जो पहला टर्म होगा दैट इज ए पावर एन। जो भी पावर होगी, पावर टू है तो ए पावर टू,
एंड द लास्ट टर्म विल बी b पावर 2। तो आपको पहला टर्म नजर आ रहा है, आपको आखिरी टर्म नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं a प्लस बी होल पावर n की एक्सपेंशन करूं, द फर्स्ट टर्म विल बी a पावर n। ये अच्छा, ये जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना, ये फॉर्मूला शीट में गिवन है, मैं आपको फॉर्मूला शीट में भी दिखा दूं। ये देखें, ओवर हियर इट्स रिटन बाइनोमियल सीरीज एज इट इज, यही चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ना, ये A2 में यूज होगा। दिस इज यूज्ड इन P3, P3 में यूज होता है ये A2 में। अभी हमारे काम की चीज ये है, दिस इज यूज फॉर AS। आपको फॉर्मूला शीट पूरी दी जाती है, आपको उसमें से अपनी रेलेवेंट चीज उठानी होती है। सो a प्लस बी होल पावर n, अगर आप एक्सपेंशन देखें तो ये एग्जैक्टली वही एक्सपेंशन है जो मैंने वहां पर लिखी हुई है। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि एक्सपेंशन तो बहुत बड़ी है, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म्स होंगे। तो अगर पावर 5 है तो 6 टर्म्स होंगे, अगर पावर 10 है तो 11 टर्म्स होंगे। सही है, ये बात तो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। अब समझ लें, इफ द पावर इज n देन देयर विल बी n+1 टर्म्स, बट पहला टर्म क्या होगा? तो द फर्स्ट टर्म विल बी a पावर n, द फर्स्ट टर्म विल बी a पावर n। आखिरी टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म विल बी b पावर n। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर में पहला टर्म a स्क्वायर होता है और आखिरी टर्म b स्क्वायर होता है, उसी तरह a प्लस बी होल पावर n की एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म विल बी a पावर n एंड द लास्ट टर्म विल बी b पावर n। और बाकी बीच में एक एक पैटर्न फॉलो होता है फॉर्मूला का, जिसमें ये n1 का मतलब होता है nc1। ये जो n1 है ना, इसका मतलब होता है nc1। अब सवाल ये पैदा होता है, ये nc1 कैसे निकलेगा? तो मैं आपको कैलकुलेटर का एक फीचर एक्सप्लोर करवाता हूँ, जरा कैलकुलेटर को अपने एक्सप्लोर करें। जिन्होंने इससे पहले इस फीचर को नहीं देखा, वो जरा देखें डिवीजन के साइन के ऊपर। डिवीजन के साइन के ऊपर उनको एक की नजर आ रही होगी, एनसीआर की। डिवीजन के साइन के ऊपर इनको एक की नजर आ रही होगी, एनसीआर। देखिए, ये क्लासवेस कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ भी अवेलेबल है, तो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं जरा। अब देखें, ये शिफ्ट प्रेस करके ये की आपको दबानी है। तो व्हाट यू कैन डू इज डू 5, शिफ्ट दबा के ये सी का बटन दबाएं, एनसीआर वाला। एनसीआर जब टाइप करेंगे तो सिर्फ सी लिखा हुआ आएगा, एंड टाइप 2, 5C2, एंड यू विल गेट 10। 5C2 करने पे क्या आंसर आया आपका? 10 आ गया। सही है, इसी तरह आप करके देखें। 10, शिफ्ट दबा के सी प्रेस करें, डिवीजन वाला साइन प्रेस करेंगे, एनसीआर का सी आ जाएगा, 10C5, एंड यू विल गेट 252। तो ये एनसीआर अभी समझ लें, सिर्फ इसको एनसीआर कॉम्बिनेशंस के लिए यूज होता है। जो लोग S1 कंपोनेंट पढ़ेंगे उसमें कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। अभी के लिए अभी आपको कुछ नहीं जानना, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि ये एनसीआर एक ऐसी की है जिससे सी लिखा हुआ आता है, और मुझे बाइनोमियल की कैलकुलेशन में, हर टर्म्स की कैलकुलेशन में इस फीचर को इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है, फैक्टोरियल। अलग अलग मॉडल्स हैं, लेकिन फैक्टोरियल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाली जो की है, एक्स एक्स पावर -1 वाली की को शिफ्ट दबा के प्रेस करें, तो ये फैक्टोरियल लिखा हुआ नजर आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। अंग्रेजी में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। मैथमेटिकली दिस इज नोन एज फैक्टोरियल। So if you are going to type 5 and then you are going to type 5 factorial, and if you are going to press equals to, then you are going to get 120. 5 factorial is 120। सही है, तो फैक्टोरियल क्या होता है ये भी समझ लें। 5 फैक्टोरियल मींस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जरा मैनुअली आप करके देखें, 120 आ रहा था 5 5 फैक्टोरियल का आंसर। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर कैलकुलेट करके देखें तो आपका आंसर यहाँ से भी 120 आ रहा है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है, अगर किसी भी नंबर पे फैक्टोरियल है, इसका मतलब उस नंबर से लेकर 1 तक
एक एक नंबर की कमी करके उस नंबर से लेकर 1 तक तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ रहे? तो ये फैक्टोरियल का ऑप्शन है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे 10 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं मैन्युअली निकालने तो नहीं बैठूंगा, तो मैं 10 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लूंगा। तो एक फैक्टोरियल की जो है वो आपके इस्तेमाल में आएगी, आपको पता होनी चाहिए इस वक्त फैक्टोरियल का ऑप्शन। और दूसरी चीज आपको ये एनसीआर वाली की का पता होना चाहिए। ये दोनों कीज मैंने आपको सामने कैलकुलेटर पे एक्सप्लोर करवा दी, जो कि आप बआसानी देख चुके हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एनसीआर, ये जो एनआर लिखा हुआ है ना, ये जो ये जो एनआर लिखा हुआ है ना, दिस एनआर मीन्स एनसीआर। पहले इसको समझ लें कि एनआर मीन्स एनसीआर। ये वेक्टर, जो कॉलम वेक्टर आप लोग पढ़ते थे, ट्रांसलेशन वेक्टर भी पढ़ते हैं, तो ये उसी फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है, ये लिखने का, एनसीआर को लिखने का दूसरा अंदाज है। ये मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर केटर भी किया हुआ है कहीं। यस, एन आर मीन्स एनसीआर। तो अगर आपको N2 लिखा हुआ नजर आए, या समझ लें इस तरह लिखा हुआ है 52 लिखा हुआ नजर आए, तो आप समझ जाएं इसका मतलब है 5C2। सही है? तो दोनों तरीका फॉलो कर सकते हैं आप। एनसीआर 5C2 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप 52 करके भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर एक्सपेंशन का, उसमें उसने ये वाला अंदाज वेक्टर फॉर्मेट यूज किया है। N1 A पावर N-1 B पावर 1। मैं सब बताता हूँ, आर क्या रिप्रेजेंट करता है मैं सब बताता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है आर क्या है। बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही है, व्हाट इज आर। तो अब यहाँ एक बात समझ ले, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर आपकी n है, तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n+1 होंगे, एक ज्यादा होंगे। सही है? नंबर ऑफ टर्म्स आर वन मोर देन द पावर। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जब भी बाइनोमियल की एक्सपेंशन करते हैं तो हमेशा याद रखें, आपको NC0 से स्टार्ट करके NCN तक पहुंचना है। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है, तो जो सबसे पहला टर्म होगा वो 5C0 वाला होगा, दूसरा टर्म 5C1 के थ्रू निकलेगा। आगे की चीज भी मैं बता रहा हूं अभी, A पावर N-1 B पावर 1, फॉर्मूला पूरा देख लेते हैं। अगर सेकंड टर्म है तो NC1 A पावर N-1 B पावर 1। सवाल, व्हाट इज A? व्हाट इज A इज द फर्स्ट टर्म। जो बाइनोमियल आपके सामने आपको नजर आ रहा है, जो दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, सम ऑफ टू टर्म्स है, उसमें द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A, द सेकंड टर्म इज कॉल्ड B। then if n is 5, there will be total of 6 terms. Why? Because NCR में r की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगी। r की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी। मतलब n की NC0 है, n है, पावर n है, तो NC0 से शुरुआत करेंगे, फिर NC1 तक जाएंगे, फिर NC2 होगा, फिर NC3 होगा, करते करते कहां तक जाएंगे, जब तक NCN पे नहीं पहुंच जाते। तो अगर N5 है लेट सपोज, तो 5C0 वाली कैलकुलेशन होगी 5C0 A पावर N-0 B पावर 0। अब देखिए पहले टर्म में ये सब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन का उसूल तो यही है ना, कि थ्योरम की कैलकुलेशन, थ्योरम की देखो जनरल टर्म लिखा हुआ है NCR A पावर N-R B पावर R। व्हाट इज R? R is a number that it starts from 0 and ends at n। R की वैल्यू 0 से शुरू होगी और n पे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि इफ n इक्वल्स टू 5, तो जो पहला टर्म होगा उसमें R0 होगा, जो दूसरा टर्म होगा उसमें R1 होगा, फिर तीसरे टर्म में R2, फिर R3, फिर R4, फिर R5। तो क्योंकि 0 से शुरू करके 5 तक ले जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली R की वैल्यूज 6 हो गई। R की 6 वैल्यूज होंगी तो टर्म्स भी कितने होंगे? 6। अब सवाल ये पैदा होता है, सर आपने तो कहा था पहला टर्म जो है वो A पावर N होता है। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा कहा था। क्यों मैंने ऐसा कहा था? इसकी वजह यह है कि जब मैं पहले टर्म की कैलकुलेशन प्रॉपर फॉर्मूला के थ्रू करता हूँ, एक्सपेंशन के थ्रू करता हूँ, NC0
a power n minus 0 b power 0. तो I know that as per the law of indices b power 0 is 1, any base to the power of 0 is 1. तो ये 1 हो गया. अच्छा, आप कैलकुलेशन में कैलकुलेटर इस्तेमाल करके लिखें 5c0, 10c0, 100c0, आपको हमेशा आंसर ऑफ 1 मिलेगा. इससे हमें ये पता चला कि NC0 का आंसर हमेशा 1 होता है. तो NC0 भी 1 है, B पावर 0 भी 1 है, तो अल्टीमेटली बचा क्या? A पावर n. तो मैंने कहा कि इतनी लंबी चीज लिखने से ज्यादा बेहतर क्या है कि डायरेक्टली हमें ये बात पता चल जाए कि फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज A पावर n, जबकि हकीकत में जो एक्सपेंशन है उसके मुताबिक इट इज NC0 A पावर n माइनस 0 B पावर 0. क्योंकि अगर ये जनरल टर्म को आप देखें NCR A पावर n माइनस R B पावर R, तो अगर R की वैल्यू में 0 लूंगा तो ये हो जाएगा NC0 A पावर n माइनस 0 B पावर 0. ये वाली चीज 1 हो गई, ये वाली चीज भी 1 हो गई, तो बचा क्या? A पावर n. बस इसी वजह से पहला टर्म A पावर n. अच्छा, आखिरी टर्म को भी देख लें. आखिरी टर्म जो है वो NCN होता है. NCN यहाँ डालें, NCN A पावर n माइनस n B पावर n. देखें आपको नजर आ रहा है NCN A पावर n माइनस n B पावर n. आपको पता है NCN 1 होता है. लिखें 5C5 1 आएगा, 50C50 1 आएगा, 100C100 1 आएगा. तो 100C0 भी 1 है, 100C100 भी 1 है. तो पता चला NC0 भी 1 होता है, NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है. ये आगे लिखा हुआ भी होगा कहीं, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है. और NC1 जो है वो n होता है. 5C1 करेंगे 5 आएगा, 5C0 करें या 5C5 करें 1 आएगा. 5C0 या 5C5 यू विल गेट 1. 5C0 करें या 5C5 करें यू विल गेट 1, बट 5C1 करेंगे तो यू विल गेट 5. तो NC0 भी 1 है, NCN भी 1 है, बट NC1 का आंसर n होता है. ये तीन आपको जहन में बिल्कुल अच्छी तरह से होने चाहिए. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+1 होंगे, एक ज्यादा होंगे. एक टर्म ज्यादा होता है. वजह क्या है? बिकॉज r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट n. तो 0 1 2 3 करते करते n तक पहुंच जाएंगे. तो r इज अ वैल्यू दैट लाइज बिटवीन 0 एंड n इंक्लूसिव. 0 से स्टार्ट होकर n पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि 0 से शुरू होकर n पे खत्म होती है, लिहाजा लिहाजा एक टर्म ज्यादा होता है. इसी वजह से कि n की वैल्यू 5 है तो देयर विल बी टोटल ऑफ 6 टर्म्स. अच्छा, लास्ट टर्म की बात कर रहा था. लास्ट टर्म क्या होगा भाई? NCN A पावर n माइनस n B पावर n. अब NCN का आंसर 1 है, A पावर n माइनस n का मतलब A पावर 0. अगेन दिस इज 1, तो बचा क्या? B पावर n. तो इसीलिए यहाँ पर आप देखें डायरेक्टली B पावर n लिखा हुआ है. इतनी लंबी नहीं करना चाह रहा एग्जामिनर भी फॉर्मूला शीट में, इसीलिए उसने B पावर n लिख दिया. और पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? A पावर n, क्योंकि इस पूरी लंबी तरीके से लिखने में भी आंसर तो A पावर n ही बनना है. लिहाजा एक्सपेंशन की शुरुआत NC0 से होती है और इख्तिताम NCN पे होता है. बट NC0 वाला टर्म A पावर n होता है और NCN वाला टर्म B पावर n होता है. अच्छा, बाकी अगर आप देखें तो NC1 A पावर n माइनस 1 B पावर 1, NC2 A पावर n माइनस 2 B पावर 2, NC3 A पावर n माइनस 3 B पावर 3. n क्या है भाई? n वैल्यू गिवन होगी, ए भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा. आपको सिर्फ इस एक्सपेंशन जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर आपने ए बी और एन की वैल्यूज को इनपुट करना है. दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना. ए जो दिया होगा उसकी जगह ए रखना है, जो एन दिया होगा उसकी जगह एन रखना है, जो बी दिया होगा उसकी जगह बी रखना है. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. बता तो दिया चंदा. आर एक नंबर है, एनसीआर कैरोडा का एक फीचर है, और आर एक नंबर है जो 0 से स्टार्ट होकर एन पे खत्म हो जाता है. आर का क्या मतलब है, आर का फुल फॉर्म क्या है, ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है हमें भाई. बस जब जब आपके पास एन की वैल्यू 5 होगी, आप 5C0 से शुरू करेंगे, 5C5 पे खत्म करेंगे. आर 0 से शुरू होकर 5 पे खत्म हो जाएगा. इसमें कोई और रॉकेट साइंस करनी ही नहीं है. कैरोडा का एक फीचर है एनसीआर, उसमें आर की वैल्यू 0 0 0 से शुरू होगी और एन पे खत्म हो जाएगी. दैट्स इट.
अच्छा जी, तो अब बाकी अब देखें। हाँ, फैक्टोरियल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी एक दफा देख लें। मैंने भी आपको बताया 5 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कैलकुलेटर में आपको ये ऑप्शन भी मिल गया कि 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट निकाल सकते हैं 120, और अगर मैन्युअली निकालेंगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। अच्छा, एन फैक्टोरियल को जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है n into n-1, एन में एक कमी आई, फिर n-1 में एक और कमी आई तो n-2, उसमें एक और कमी आई तो n-3, और फिर कम करते करते आखिरी तीन नंबर्स 3 into 2 into 1 होंगे। तो n की जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक आखिरी तीन टर्म्स 3 into 2 into 1 ही आने। तो ये जनरल फॉर्म में n की टर्म्स में n फैक्टोरियल को बयान किया हुआ है। NR लिखने का दूसरा तरीका है NCR को। एग्जामिनर ये वाला फॉलो कर रहा होता है स्टाइल, जबकि हम NCR वाला स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाली बात नोट फॉर्म में कवर हो गई। NC0 NC1 जो है वो 1 होते हैं, और NC1N होता है, ये भी कवर कर दिया। फैक्टोरियल भी मैंने आपको कवर कर दिया। ये वाली लाइन पूरी कवर हो गई, बात समझ आ गई, सही है। और NCR की बात भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, पहला टर्म a⁴n कैसे आया, ये भी बता दिया। आखिरी टर्म b⁴n कैसे आया, ये भी बता दिया। अब जरा एक बात और सुने। 5C2 जब आपने कैलकुलेटर पे डाला था, जब आपने कैलकुलेटर पे 5C2 डाला था, तो आपका आंसर आया था 10। एक दफा फिर चेक कर लें। NCR, जिसमें n की जगह है 5, फिर NCR वाली की दबाएंगे तो C लिखा हुआ आएगा, 2 प्रेस करेंगे तो 5C2 की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 5C2 का आंसर आ रहा है 10। सही है भाई, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर हमें कैलकुलेट करके दे देगा। लेट सपोज अगर अभी अब आप किसी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फिर 5C2 की कैलकुलेशन कैसे होगी, इस फॉर्मूला से होगी। ये फॉर्मूला इसीलिए है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, अगर n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 5C2। कैलकुलेटर फाइनल एग्जाम में अलाउड हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट होते हैं कुछ एग्जामिनेशन, जैसे सेट का एग्जाम है, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते। कुछ एंट्री टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज के, उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, तो उसमें फिर हमें विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ता है। तो उस केस में फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो फॉर्मूला शीट में वैसे गिवन है, लेकिन हमें समझनी है इसकी एप्लीकेशन। तो एज ऑफ नाउ हमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एज सच, एक जगह जरूरत पड़ती भी है, लेकिन अभी वैसे नॉर्मली हम कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। तो जस्ट लर्न हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो इफ NCR है, द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। So let's suppose if I'm going to apply, if the value of n is 5 and if the value of r is 2, then we call it 5C2। 5C2 है, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आप मैनुअली कैलकुलेट करने बैठ जाएं, 5 फैक्टर होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 आएगा। 5-2 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। कैसे भाई, 5-2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1 विच इज 6। 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1 विच इज 2। तो 6 into 2 हो गया 12। तो 5 फैक्टोरियल इज 120, बॉटम डिनोमिनेटर में आ गया 12, 120 अपॉन 12 इज 10। अब कैलकुलेटर पे 5C2 डालेंगे तो भी 10 आएगा, फॉर्मूला के मुताबिक मैनुअली वर्किंग की तो भी 10 आया। इसका मतलब हमने फॉर्मूला की चेकिंग कर ली कि कैसे फॉर्मूला हमें वही आंसर दे रहा है जो कि कैलकुलेटर दे रहा है। अच्छा, यहाँ इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक सिंपल स्टेप भी आपको बताया। अभी तो छोटा नंबर था तो आपने कर लिया, 10C2 होता तो क्या 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने बैठ जाते? नहीं कैलकुलेट करते। तो आसान तरीका ये होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल को अगर आपको खोलना है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बट हमारी मर्जी है कि अगर हम 5 फैक्टोरियल को खोलने लगे और मैंने लिखा 5 into 4, तो मेरा दिल चाहा तो मैंने 3 पे रोकना चाहा, तो जिस नंबर, अगर मैं नंबर 1 आने से पहले रोकना चाहता हूँ, अगर मैं 1 आने से पहले रोकना चाहता हूँ, तो जिस नंबर पे मैं रुकूंगा वहां पर मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा। अगर मैं 1 आने से पहले रुकना चाहता हूँ, तो जिस नंबर पे रुकूंगा उस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा दूंगा।
तो अगर 5 फैक्टोरियल को खोलने लगा और मैंने लिखा 5 into 4 और 3 पे मेरा रुकने का दिल चाहा, तो मैंने 3 फैक्टोरियल को रोक 3 को पे रोक कर फैक्टोरियल लगा दिया। अच्छा, मैंने क्यों, मेरा दिल चाहा था कि मैं 3 पे रुकूं, क्योंकि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में भी 5 - 2 फैक्टोरियल है, विच इज 3 फैक्टोरियल। तो उससे क्या हुआ कि ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कट गए, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो गई। 5 into 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। तो या तो पूरी कैलकुलेशन करें और फिर 10 लाएं, या शॉर्टकट ये था कि आप इस तरह से वर्किंग करके डायरेक्ट 10 हासिल कर सकते थे। व्हाट डज इट मीन बाय एनसीएन? एनसीएन का कोई मतलब नहीं है बेटा। एनसीएन का मतलब ये है कि आखिरी टर्म, पहला टर्म। देखिए जनरल फॉर्म में एनसीआर होता है, आर की वैल्यू हमेशा लिखी हुई है, आर की वैल्यू 0 से शुरू होकर एन पे खत्म हो जाती है। ये देखें, ये इनइक्वालिटी देखें। तो एन सी जीरो से जब शुरुआत हुई, तो एन सी जीरो ए पावर एन माइनस जीरो बी पावर जीरो, ये एक्सपेंशन है। करते 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 आखिरी टर्म आएगा एन सी एन ए पावर एन माइनस एन एंड बी पावर एन। तो एन सी जीरो भी 1 होता है, बी पावर जीरो भी 1 होता है, तो पहला टर्म ए पावर एन बच जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एन सी एन भी 1 होता है, ए पावर जीरो भी 1 होता है, तो आखिरी टर्म बी पावर एन बच जाता है। दैट इज वाई आखिरी टर्म बी पावर एन। बाकी कोई मीनिंग नहीं है। एनसी जीरो का क्या मतलब, एनसी एन का क्या मतलब क्या है? ये तो नंबर है, कैलकुलेशन है। एनसी जीरो का मतलब 5, एन की वैल्यू 10 है तो 10 सी 0। एनसी एन का मतलब 10 सी 10। तो अगर एन सी जीरो हो या एन सी एन हो, उसका आंसर 1 होता है। बस ये पता होना चाहिए आपको, दैट्स इट। सही है। तो आपने यहां से एक बात समझ ली कि भाई 5C2 10 होता है यूजिंग योर कैलकुलेटर, एंड फॉर्मूला के थ्रू 5C2 कैसे 10 होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा लंबा तरीका और फिर थोड़ा छोटा तरीके दोनों से करके मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पर और एडिशनल मेंशन की हुई है कि कभी आपका बाजू का एक्सपेंशन इस तरह से आती है 1 + x होल पावर 10। तो जब एक्सपेंशन करेंगे और फर्स्ट टर्म आपका 1 हो जाए, तो फिर आपकी जो एक्सपेंशन होगी उसमें जहां जहां ए है वहां वहां हट जाएगा, वो हट जाएगा। 1 पावर n की जगह 1 आ जाएगा। NC1 A पावर n - 1 हट जाएगा, A पावर n - 1 क्यों हट जाएगा भाई? क्योंकि सोचे ना, 1 की पावर n - 1, 1 की पावर n - 2, 1 की पावर n - 3, अगर मैं जहां जहां ए है वहां वहां 1 ले लूं, जहां जहां 1 है वहां, जहां जहां ए है वहां वहां 1 ले लूं, तो 1 के ऊपर तो कोई भी पावर लगाओ आंसर 1 ही आता है। तो इसीलिए मैंने ये बात लिखी है कि इफ ए इज 1, कभी एक्सपेंशन है 1 + x पावर 5 की, और आपको पता चल गया है कि ए 1 है, so if the value of A is 1, then you should know that the expansion is now going to be based on NCR B power R. A पावर n - r लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 पावर n - r लिखेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो अगर कभी A 1 हो जाए तो फिर और सिंपल हो जाता है, NCR B पावर R। फिर A पावर n - r बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1 पावर 10, 1 पावर 9, 1 पावर 8, क्या करेंगे इसको लिख के बार बार 1 को? 1 तो 1 ही रहना है, उसकी पावर कोई भी हो। तो इसलिए फिर एक्सपेंशन सिर्फ एनसीआर बी पावर आर की बेसिस पर होती है। तो अगर लेट सपोज ये 1 हो जाए, 1 + b पावर n की एक्सपेंशन हो जाए, तो 1 पावर n, ये पहला टर्म 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको भी हटा दें, यहाँ से इसको भी हटा दें, यहाँ से इसको भी हटा दें, ये एक्सपेंशन होगी आपकी 1 + NC1 B पावर 1, NC2 B पावर 2, NC3 B पावर 3, एंड द लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी B पावर n। तो अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए, तो जहां जहां ए लिखा हुआ था वो बिल्कुल वहां वहां 1 आ जाएगा। लिहाजा 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाई जाए वो 1 ही है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तब होता है जब ए की वैल्यू 1 हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सपेंशन में ए की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा आप बार बार 1 लिख रहे होते हैं कुछ बच्चे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने मेंशन कर दी बात। सही है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन तो देखी है आपके सामने, लेकिन इसमें मुझे, मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये समझा भी दिया, एक्सप्लेनेशन भी कर दी। अब मैं आपको एक वर्क एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप मुझे पूछिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। पहले एक वर्क एग्जांपल मुझे दिखाने दें, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट जब तक कि मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा बात समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ देखें, फाइंड ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x होल पावर 5। 2 + x होल पावर 5 की आपने एक्सपेंशन करनी है, तो पहले आइडेंटिफाई करें व्हाट इज ए।
ए इक्वल्स टू 2। पहला टर्म जो होता है बाइनोमियल का उसको ए कहते हैं। व्हाट इज बी? तो बी इज एक्स। ए 2 है और बी आपका एक्स है। ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू एक्स। ये आइडेंटिफाई हो गया। व्हाट इज एन? द पावर ऑफ द बाइनोमियल इज कॉल्ड एन। तो ये एन यहां पर हो गया 5। अब आपको एक्सपेंशन करनी है। अच्छा, वैसे तो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे इसी तरह एक्सपेंशन करने को पसंद करते हैं, बट एक अंदाज समझाने के लिए और यूज होता है कि भाई व्हेन यू आर फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? पहला टर्म आपको पता है क्या होता है? एन सी जीरो ए पावर एन माइनस जीरो बी पावर जीरो। तो यहाँ पर क्योंकि एन 5 है और ए 2 है और बी एक्स है, लिहाजा आप देखें इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। 5c0 2 पावर 5 माइनस जीरो एक्स पावर जीरो। ये पहला टर्म आ गया। हालांकि डायरेक्ट डायरेक्ट इसी तरह कर सकते हैं प्लस प्लस फॉर्म पे, लेकिन यहाँ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म अलग अलग करके लिखा है। इसकी भी खास वजह है, कुछ बच्चों को ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है। वैसे तो डायरेक्ट बाइनोमियल का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें पुट इन करना है। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, एन की जगह पे एन, दैट्स इट। डायरेक्ट आप पुट इन कर सकते हैं। बट अगर आप अलग अलग करके लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई? आपको पता है एन सी जीरो से शुरुआत होती है। एन 5 है तो 5c0 से शुरुआत हुई। 5c0 2 पावर 5 माइनस जीरो बी, 2a है ना, तो a पावर 5 माइनस जीरो बी पावर जीरो। जहाँ a है वहां पर मैंने 2 लिख दिया, जहाँ b है वहां मैंने x लिख दिया। तो 5c0 2 पावर 5 x पावर जीरो। कैलकुलेशन की पहला टर्म 32 आ गया। अच्छा, इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं थी। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहला टर्म हमेशा a पावर n होता है। तो a वॉज 2, n वॉज 5, 2 पावर 5 इज 32। तो सर ये मैंने बिला वजह लिखा है? बिल्कुल बिला वजह लिखा है, आपको समझाने के लिए कि देखो एक्सपेंशन शुरू एन सी जीरो से ही होती है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत होती नहीं। मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए ये लिखा है। ये भी 1 है, 5c0 भी, एक्स पावर जीरो भी 1 है, तो बचा 2 पावर 5 ही, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि ए पावर एन होता है पहला टर्म। अच्छा जी, सेकंड टर्म पे आए तो 5c1, 5c1 ए पावर एन माइनस वन। तो 5 माइनस वन 4 हो जाएगा। एन क्योंकि 5 है तो 5 माइनस ए पावर हो जाएगा 5 माइनस वन ए पावर 4। तो 5c1 ए पावर 5 माइनस वन बी पावर 1। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे याद रखें। कुछ बच्चे 5c1 लिखते हैं, 5c1 लिखते हैं और ब्रैकेट डायरेक्ट खोल के 2 पावर 4 लिख देते हैं। कैलकुलेटर मैथ एरर दे देता है। क्यों पता है? क्योंकि इस वन को, जो 5c1 में 1 है ना, इस वन के साथ ये 2 पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देता है। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। तभी मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा है। तो 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 4, खाली नंबर्स को कैलकुलेटर में डालेंगे, वेरिएबल खुद सोचेंगे। तो x पावर 1 आप खुद से लिखेंगे। तो 5c1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 विल गिव यू 80, एंड यू नो x पावर 1 है तो 80x। अगला क्या हो गया? 5c2 a पावर 5 माइनस 2, यानी कि a पावर 3 एंड b पावर 2। 80, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5c2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 यू विल गेट 80x स्क्वायर। देन 5c3 इंटू 2 पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 40x क्यूब है। करते करते मेरे पास सारे टर्म्स आ गए। लास्ट टर्म जो है 5c5 ए पावर 5 माइनस 5, मतलब ए पावर 0 एंड बी पावर 5। तो आपको बताया ना ये काम का है ना ये काम का है, बचना क्या है? एक्स पावर 5 बचेगा, जो कि आपको बताया भी था कि आखिरी टर्म बी पावर एन होता है। बी क्योंकि यहाँ पर एक्स है, लिहाजा एक्स पावर 5 के मुताबिक आपका आखिरी टर्म एक्स पावर 5 होगी। जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला शीट में गिवन है, ये मैंने आपको दिखाया भी। शुरू में ही मैंने दिखा दिया था, ये फॉर्मूला शीट में गिवन है बेटा। ये पहले मैंने दिखाया, उसके बाद ही तो मैं एक्सप्लेनेशन पर आया था। ये फॉर्मूला शीट ही तो है। अच्छा, अब देखें ये सारे टर्म्स हमारे पास हैं। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे। लिखने का तरीका ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही होता है। तो अब क्या करेंगे? 32 प्लस 80x प्लस 80x स्क्वायर प्लस 40x क्यूब प्लस 10x पावर 4 प्लस x पावर 5। अच्छा, एक बात मैं और मेंशन करता चला जाऊं, अगर लेट सपोज यहाँ 2 प्लस एक्स पावर 5 की जगह 2 माइनस एक्स पावर 5 होता, 2 प्लस एक्स पावर 5 की जगह पे 2 माइनस एक्स पावर 5 होता, प्लस की जगह पे माइनस होता। तो अगर प्लस की जगह पे माइनस होता तो ये माइनस बी के साथ लिया जाता। मतलब जहां जहां मैंने बी लिखा है
वहां वहां माइनस आता, माइनस एक्स पावर 0, माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स होल पावर 1, माइनस एक्स होल पावर 2। तो ये अगर माइनस प्लस की जगह माइनस हो तो याद रखें एक्सपेंशन में ये माइनस बी के साथ लिया जाता है। अच्छा, अब जब माइनस एक्स पावर 0 तो खैर 1 ही हो जाएगा। माइनस एक्स पावर 1 अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो नेगेटिविटी बरकरार रहेगी। लेट सपोज अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखने की वजह से ये वाला टर्म माइनस 80x हो जाता। फिर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से माइनस के ऊपर क्योंकि इवन पावर है ये प्लस ही रहता। फिर माइनस एक्स होल पावर क्यूब में पावर ऑड नंबर है लिहाजा यहाँ पर माइनस हो जाता। तो एक्सपेंशन कुछ ये होती, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो इट वुड हैव बिकम 32 माइनस 80x प्लस 80x स्क्वायर माइनस 40x क्यूब प्लस 10x पावर 4 माइनस x पावर 5। तो 32 माइनस 80x प्लस 80x स्क्वायर माइनस 40x क्यूब प्लस 10x पावर 4 माइनस x पावर 5। अगर ये 2 माइनस x पावर 5 की एक्सपेंशन होती तो ऐसा होता। तो अगर माइनस है तो जहां b है ये माइनस b के साथ लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप इस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसका मजा देखें, इसको लिखना क्यों सिखाया इस तरह देखें। 5c0 से 5c5 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 1 2 3 4 5। 2 की पावर मैक्सिमम नंबर n से शुरू होती है और फिर उल्टा जाती है, a पावर 5 शुरू करके a पावर 0 तक। 5 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1 0 डिक्रीजिंग। और जो b वाला b है यानी कि x, उसकी पावर भी बढ़ेगी, x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 x पावर 4 x पावर 5। तो ये 0 1 2 3 4 5। इसी तरह b की पावर भी 0 1 2 3 4 5 और a की पावर उल्टे उल्टा चलती है 5 4 3 2 1 0। तो अगर कभी एक्सपेंशन के सारे टर्म्स निकालने हो तो आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना फिर जो ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में फॉर्मूला शीट में गिवन है उसी को फॉलो करके कर सकते हैं। एक्सपेंशन का फॉर्मूला गिवन है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। बाकी जो बातें बतानी थी मेरे ख्याल से मैंने आपके सामने रख दी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 वॉज अ सॉल्व एग्जाम्पल, नोट्स में आपके शामिल है। मुझे बता दें अब कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है या यहाँ तक बात समझ आ गई है। मेरे ख्याल से मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको लगाना सिखा दिया है। फिर भी किसी हवाले से कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई है तो बता दें, नहीं बाकी रह गई है तो जो छोटी मोटी लवाजमात मैंने लिखे हुए हैं उसको अपने पास लिख लें और लिखने के बाद मुझे कंफर्म कर दें कि क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। डन एंड क्लियर लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ तक बात समझ भी आ गई है और जो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं वो आपने लिख भी ली हैं और आपका कोई सवाल नहीं है, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने डील कर लिया, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। अब यूजुअली यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो भी पास्ट पेपर्स के सवाल आती हैं, और हमारे जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स कंपाइलेशन है वो 2009 से लेकर नवंबर 2009 ऑनवर्ड से लेकर
2022 तक कंपाइलेशन है, नवंबर 2022 तक ऑल वेरिएंट्स। और वेरिएंट सिस्टम आया भी 2009 से है, लिहाजा मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो 2009 से पहले वाले लिए। तो एग्जांपल्स के थ्रू भी पास्ट पेपर्स कवर हो रहे होंगे और पास्ट पेपर्स में जाके भी पास्ट पेपर्स ही कवर हो रहे होंगे। सही है, तो दिस इज अ गुड पार्ट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x पावर 6। अब यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको एक्सपेंशन करनी होती है तो सारे टर्म्स नहीं निकालने होते। जैसे अब एक एग्जांपल आपने देखा ना, उसमें उसने कहा हुआ है ऑल टर्म्स निकालो इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x पावर 5। यू हैव टू फाइंड ऑल द टर्म्स। ऑल द टर्म्स का मतलब है कि अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 6। तो आपको 6 के 6 टर्म्स निकालने थे और आपने निकाल लिए, निकाल के आपने इस तरह से लिख दिया। लेकिन अगर मैं 5 नंबर का ये सवाल देखूं जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है, उसके अंदर उसने मुझे कहा है कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x पावर 6। अच्छा, एक बात आप नोट करें कि द फर्स्ट टर्म इज ए, पहला टर्म ए है। इसका मतलब अब जो एक्सपेंशन बेसिकली एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर आपकी एक्सपेंशन होती है ना, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, राइट, दिस इज योर एक्सपेंशन। अच्छा, मुझे ना हमेशा कन्वीनियंट रहता था, मैं हमेशा इसको एन सी आर बी पावर आर ए पावर एन माइनस आर करके लिखता हूँ। तो कुछ पुराने लेक्चर्स होंगे उसके अंदर भी आप सवाल पास पेपर्स के सॉल्व होते हुए देखेंगे, तो उसमें मैंने यही फॉर्मेट फॉलो किया होगा, एन सी आर बी पावर आर ए पावर एन माइनस आर। क्योंकि यहाँ भी आर है और बी के ऊपर भी आर है, तो मैं ये पहले लिख लेता था और फिर ए पावर एन माइनस आर बाद में लिखता था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला ओरिजिनली ये है, लेकिन ऑर्डर अगर आप बदल के करना चाहें तो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई भी पहले लिखें कोई भी बाद में लिखें, मसला नहीं है। तो बस एक बात रीइंफोर्स करनी है कि कुछ सवाल पास पेपर्स के जब आप देखेंगे तो उसमें ए पावर एन सी आर बी पावर आर मैंने पहले लिखा हुआ हो शायद सॉल्व होते हुए, और ए पावर एन माइनस आर बाद में लिखा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि मैंने ऑर्डर को बदला है। बाकी ओरिजिनल फॉर्मूला ए एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर ही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये पहला टर्म 1 होने से क्या होता है, तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि बेटा एन सी आर बी पावर आर ही आपके काम की चीज है। अब ए पावर एन माइनस आर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 पावर एन माइनस आर अगर मैं करता भी हूँ तो एन की चाहे कोई भी वैल्यू हो, आर की कोई भी वैल्यू हो, 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगा दी जाए वो 1 ही रहता है, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ जब पहला टर्म 1 हो तो एक्सपेंशन हमारे लिए आसान हो जाती है, खाली एन सी आर बी पावर आर करना होता है, दैट्स इट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है क्या 1 + 2x पावर 6 में कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ऑल टुगेदर। हाँ भाई, कितने टर्म्स होंगे टोटल। वेरी गुड, देयर आर गोइंग टू बी 7 टर्म्स, बट डू वी नीड टू फाइंड ऑल द टर्म्स। द आंसर इज नो, हमें सारे टर्म्स नहीं निकालने। हमें एग्जामिनर ने क्या कहा, we only have to find the coefficient of x पावर 3। अब आप सोचो कि जब आप एक्सपेंशन करना शुरू करोगे, एक बात मैंने मेंशन नहीं की थी, वो मेंशन में कर देता हूँ। यहाँ अगर आप देखें एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, तो उसमें एक चीज और लिखी हुई है r+1। देखिए वैसे तो कोई खास इससे फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ से एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको कहता है टर्म 5 निकालें, तो आप r की क्या वैल्यू लेंगे, आप r की वैल्यू लेंगे 4। फिफ्थ टर्म निकालना चाहेंगे तो r की वैल्यू आप लेंगे 4। अगर कोई बंदा 8th टर्म निकालना चाहता है, T8 निकालना चाहता है, तो वो r की वैल्यू लेगा 7। तो यही बात लिखी हुई है कि मैं r की कोई भी वैल्यू लूंगा, उसकी बेसिस पे जो मेरे पास टर्म आएगा दैट वुड बी 1 मोर देन द वैल्यू ऑफ r। मतलब अगर r की वैल्यू में 2 लूंगा तो मेरे पास टर्म आएगा टर्म 2+1, मतलब थर्ड टर्म आएगा। वजह क्या है कि जब r की वैल्यू में 0 लेता हूं तो वो कौन सा टर्म होता है, r की वैल्यू 0 कौन सा टर्म होता है, पहला टर्म होता है, तो वो t0+1 के मुताबिक टर्म 1 हो जाएगा। r की वैल्यू 1 है तो वो टर्म 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना TR+1, इसका यही मतलब है। इसका t का मतलब है टर्म, कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना चाहता हूँ, मतलब मुझे कोई कहता है भाई 10th टर्म निकालो, तो आई नीड टू रिमेंबर द 10th टर्म मीन्स the value of term 10 means the value of r that I am going to take is going to be 1 less than the required term। r की वैल्यू रिक्वायर्ड टर्म से एक कम होती है। कोई कहता है 5th टर्म निकालो तो r की वैल्यू 4 होगी, कोई कहता है 11th टर्म निकालो तो r की वैल्यू 10 होगी। सही है।
तो टर्म r प्लस 1 का यही मतलब है कि जो भी r की वैल्यू होगी, जो टर्म होगा वो उससे एक ज्यादा होगा। ये बात मिस हो गई थी, तो मैंने कहा इसको मैं ऐड कर दूं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देख लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x होल पावर 6। तो यहाँ पर आपको सिर्फ x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, पूरी एक्सपेंशन नहीं चाहिए। तब आप सोचें कि अगर NCR b पावर r मेरी एक्सपेंशन है और b जो है उसकी जगह मैं 2x लिखने वाला हूं, तो r की कौन सी वैल्यू होगी कि मेरे पास x क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा? यस, r की कौन सी वैल्यू होगी? अगर आप जनरल लिखें 6CR 2x पावर r, तो r की कौन सी वैल्यू पे मुझे क्यूब मिलेगा जी? सबने पार्टिसिपेट करना है। r की कौन सी वैल्यू पे मुझे x क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा? डेफिनेटली 3। जबरदस्त, 3 पे। जब r की वैल्यू 3 होगी तभी तो x की पावर भी 3 आएगी ना। लॉजिक है भाई, यही लॉजिक है। तो जब वो मुझसे डायरेक्टली कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालो, तो मुझे सारे टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वही टर्म निकालूंगा। तो यही काम मैंने किया है। ये वाली चीज नॉट रिक्वायर्ड है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो मैंने फिर ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब a की वैल्यू 1 है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती। खाली आपने ये लिखना है 6C3 b पावर 3 और b 2x है। 6C3 2x पावर 3। अच्छा, अब कैलकुलेशन का उसूल याद रखें, ये क्यूब x पे भी लगेगा और 2 पे भी लगेगा। तो पता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे लिखेंगे 6C3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, और x क्यूब आप मेंटली खुद से सोचेंगे, ये तो आपने लिखने की जरूरत ही नहीं। 6C3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब एंड यू विल गेट 160। अच्छा, अब आप देखें आपका 160x क्यूब आ रहा है, बट आप 160x क्यूब आंसर में पेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा है, खाली कोएफिशिएंट पूछा है। तो x क्यूब के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो x क्यूब का कोएफिशिएंट होगा। लिहाजा आई एम गोइंग टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब विल बी 160। द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब विल बी 160। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव एज अ फाइनल आंसर। The coefficient of x cube is 160. सही है। अच्छा, ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आप देखें, पार्ट नंबर 2 में अब जरा इसको सोचें, बहुत गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। अब आपको कहता है कि आपको 1 - 3x मल्टीप्लाई बाय 1 + 2x पावर 6 की एक्सपेंशन से एक्स क्यूब हासिल करना है। पहले से 1 + 2x पावर 6 की एक्सपेंशन से एक्स क्यूब हासिल करना था। अब कह रहे हैं 1 - 3x से अगर मैं 1 + 2x पावर 6 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके मुझे एक्स क्यूब हासिल करना है। अच्छा, वैसे लॉजिकली सोचें तो पावर 6 का मतलब है कि 1 + 2x पावर 6 में कितने टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में? 7 टर्म्स होंगे, ये आपने पहले भी बताया। और 1 - 3x में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं। तो एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, दूसरे ब्रैकेट में 7 टर्म्स हैं। जब 2 टर्म वाले ब्रैकेट को 7 टर्म वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वैसे मिला के टोटल कितने टर्म्स होंगे बताएं? How many terms will there be in total if I am going to multiply both the brackets? 14 टर्म्स होंगे बेटा। x + 2 को जब मैं 2x + 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा 2 टर्म्स, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा 2 टर्म्स। तो इसी तरह यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 7 टर्म्स है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। तो पहला वाला 7 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। कुल मिला के कितने टर्म्स हो जाएंगे? 14 टर्म्स हो जाएंगे, 14। बट सवाल, क्या ये 14 के 14 टर्म्स मेरे काम के हैं? यस और नो? नो। मुझे सिर्फ वो वाले चाहिए जिसमें एक्स क्यूब मिले। वेरी गुड, यही सुनना था। मुझे सिर्फ वो वाले चाहिए जिसमें एक्स क्यूब मिले। जबरदस्त। तो फिर मैं 1 + 2x पावर 6 की पूरी एक्सपेंशन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं।
अच्छा अब मैं ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता हूँ. माय ऑब्जेक्टिव इज आई नीड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. डिफाइंड है वो ऑलरेडी, सही है. बट हाउ टू गो अबाउट इट, मुझे बताएं. अगर ये 1 है तो 1 को मैं इस 1 + 2x⁻6 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस कोएफिशिएंट से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे एक्स क्यूब मिलेगा. 1 को इस वाले ब्रैकेट के किस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स क्यूब मुझे मिलेगा. 1 को मैं 1 + 2x⁻6 का कौन सा कोएफिशिएंट मुझे चाहिए होगा जिसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा. 1 + 2x⁻6 का मुझे एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट चाहिए होगा जिसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा. अच्छा -3x को मैं बराबर वाले ब्रैकेट के किस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स क्यूब हासिल होगा. जी, -3x को मैं बराबर वाले ब्रैकेट के किस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा. एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर से करूंगा, एक्स क्यूब से करूंगा, x4 से करूंगा. किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स क्यूब हासिल होगा. 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाले ब्रैकेट के एक्स क्यूब वाले कोएफिशिएंट से. -3x को इस ब्रैकेट के किसको कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा. एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा. एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब हासिल होता है ना. वेरी गुड हसन, वेरी गुड हसन. तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं एक्स क्यूब वाले से क्योंकि 1 के पास कोई एक्स है नहीं. और -3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर वाले से. तो यहां से मुझे पता चला कि 1 + 2x⁻6 में 7 टर्म्स हैं. बट वो 7 टर्म्स मेरे काम के नहीं है. इन 7 में से मेरे काम के सिर्फ 2 टर्म्स हैं. कौन कौन से. एक्स स्क्वायर वाला और एक्स क्यूब वाला. एक्स क्यूब वाला तो पार्ट नंबर 1 में मैंने निकाल लिया. तो अब मुझे कौन सा निकालने की जरूरत है बच्चों. x⁻2 वाला कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत है. तो यही वर्किंग यहाँ पर मैंने समझाई हुई है कि पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले आपको 6c2 2x⁻2 करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना होगा 1 + 2x⁻6 का. पार्ट नंबर 1 में एक्स क्यूब वाला आपसे निकलवाया था. पार्ट नंबर 2 में आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लिया. अच्छा अब 1 + 2x⁻6 में वैसे तो 7 टर्म्स हैं बट आपके काम के सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं. एक 60x² और एक 160x³. अच्छा अब 2 टर्म्स यहाँ पर हैं और जो आपको काम के टर्म्स लगे 2 टर्म्स वो यहाँ पर हैं. तो अब मैं इनको भी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टर्म्स आएंगे. बट सवाल, क्या वो 4 के 4 टर्म्स मेरे काम के होंगे. वैसे तो 14 टर्म्स होते अगर मैं सारे टर्म्स निकालता. 14 काम के नहीं थे. अच्छा अब पता चला कि 1 + 2x⁻6 में 7 टर्म्स थे, मेरे काम के सिर्फ 2 थे. अच्छा अब इन दो में भी इन दो को अगर मैं इन दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 टर्म्स हासिल होंगे. क्या वो 4 टर्म्स 4 के 4 मेरे काम के हैं. सवाल ये पैदा होता है क्या 4 के 4 मुझे एक्स क्यूब देंगे. क्या 4 के 4 मेरे काम के हैं. नहीं. वेरी गुड. नो. जबरदस्त सफा. वेरी गुड हसन. नहीं, चारों मेरे काम के नहीं हैं. मेरे काम के सिर्फ वो वाले हैं जो एक्स क्यूब दे. तो अब मैं, भाई एक बच्चा कहेगा मैं तो चारों निकालूंगा और फिर एक्स क्यूब वाले अलग करके वो रख दूं. हाँ भाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करते रहो भाई, जितना फारिग टाइम है तुम्हारे पास करो. इतना एग्जाम में फारिग टाइम होता नहीं है लेकिन करना चाहते हो कर लो. मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जिससे डायरेक्ट आपको एक्स क्यूब मिले. तो अब मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के क्यूब वाले से. एरो में मैंने बता दिया 1 × 160x³ एंड -3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60x² से. जब 1 को अगर मैं 60x² से मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे x² का कोएफिशिएंट मिल जाता, वो मेरे किसी काम का होता ही नहीं. इसी तरह -3x को अगर मैं 160x³ से मल्टीप्लाई करता तो मुझे x⁻4 का कोएफिशिएंट मिल जाता, वो भी मेरे किसी काम का है ही नहीं. लिहाजा आई विल मल्टीप्लाई 1 विद 160x³ एंड -3x विद 60x². 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 160x³ से, -3x को मल्टीप्लाई करूंगा 60x² से. 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 160x³ से, -3x को मल्टीप्लाई करूंगा 60x² से.
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 160x क्यूब माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 60x स्क्वायर, इन दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 160x क्यूब माइनस 180x क्यूब मिलके माइनस 20x क्यूब हो गया। बट मुझे कोएफिशिएंट देना था तो मैं यहाँ आंसर नहीं छोड़ूंगा, आई विल राइट दैट माय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -20। So this is how I have been able to complete example number 2, a question which was taken from the past paper. मुझे बताएं example number 2 नोट भी कर लें और एक्नॉलेजमेंट भी दे दें, क्या यहाँ तक सबने नोट कर लिया है, सबको समझ आ गया है? यहीं पे हम अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको मजीद एग्जाम्पल्स को कवर करके कुछ और बातें मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह द सर एक्सप्लेनेशन कंप्लीटेड अलोंग विद फ्यू पास्ट पेपर। यस सर इधर से ऑफ एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग एक्स स्क्वायर क्यों हमने चूज करा था सेकंड पार्ट के लिए, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा। एक्स देखो, स्क्वायर। देखो बात सुनो, एक्स स्क्वायर मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे पता है कि 1 - 3x एक ब्रैकेट है जो 1 + 2x⁻6 की एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 - 3x में 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है जिसके पास कोई एक्स नहीं है, तो 1 को अगले वाले ब्रैकेट के क्यूबिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्यूब हासिल हो। बट जो -3x है उसको अगर मैं अगले वाले ब्रैकेट के क्यूबिक से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x⁻4 हासिल होगा, जबकि मुझे तो एक्स क्यूब हासिल करना है। लिहाजा -3x को मैं बराबर वाले ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तब जाके मुझे एक्स क्यूब हासिल होगा। तो मैंने ये सोचा कि 1 वाले को मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब मिलेगा, और -3x को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। दैट इज वाई अगले ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट मेरे पास होगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना। हाँ ठीक है, सही तो है। इसीलिए मैंने अगले ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट निकाला, और फिर मैंने जो काम के टर्म्स थे वो खाली उन्हीं को मल्टीप्लाई किया। यस सफा। Sir, so the NCN, the n after the c, does it have to be equal to the power that we're doing it by? The NCN, the n will be basically the power, and NCN means that if the power is 5, then after c the value of r is also 5, and if it's 5c5 the answer will be 1। अब मुझे नहीं पता तुमने क्या पूछा, फिर पूछो। So we have, for example, 6c2, and then the power of 2x is 2. So the reason we have 2 by the 6c2 is because the power is 2? Is that the reason? जी वो तो फॉर्मूला है ना, b की पावर 2 है बेटा, ये b है। फॉर्मूला तो ये है NCR a⁻n - r b पावर r। अब यहाँ पर क्योंकि a हट गया, बिल्कुल a 1 होने की वजह से बिल्कुल हट गया, तो नाउ इट्स NCR b पावर r। तो जो b की पावर है वही r की वैल्यू है, b की पावर में आता ही r की वैल्यू। अगर आप एक्सपेंशन देखें तो इट इज NCR a⁻n - r b पावर r। अब a क्योंकि हट चुका है, तब जो r की वैल्यू मैं n के साथ लूंगा वही मेरी b की पावर होगी, और यहाँ एक्सपेंशन में b की पावर मैंने वही ली जो कोएफिशिएंट मुझे चाहिए था। तो अगर मुझे स्क्वायर क्यूब चाहिए था तो r की वैल्यू मैं 3 लूंगा, लिहाजा n के साथ भी यहाँ पर r की वैल्यू 3 ली जाएगी। अगर मुझे पावर 2 का कोएफिशिएंट चाहिए तो r की वैल्यू b की पावर मुझे 2 लेनी पड़ेगी, लिहाजा यहाँ पर r की वैल्यू भी मैं 2 लूंगा। तो ये मैंने इस तरह से चूज किया। यस सफा, डिड यू गेट इट और नॉट? Gee, that makes sense. Jazakallah. सही है, तो एक दफा जो मैंने आपको पढ़ाया है एक दफा उसको रिव्यू कर लीजिएगा, इससे इंशाल्लाह मजीद आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, कोशिश कीजिए, हो सकता है आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। बल्कि एग्जांपल नंबर 3 यू कैन ट्राई, एग्जांपल नंबर 4 भी कोशिश कर सकते हैं। तो रफ कॉपी पे ट्राई कीजिएगा, नोट्स में मत लिखिएगा, और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 वगैरह जो है आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेन जो बुनियादी एक्सप्लेनेशन है बाइनोमियल की वो मैंने आपके सामने रख दी है। बट मजीद एग्जांपल्स के थ्रू कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। बट एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 ट्राई जरूर कीजिएगा, और एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 ट्राई करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई। सही है, चलिए क्लास का इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं, अगली क्लास में इसको मुकम्मल करेंगे प्रॉपर तरीके से, और 5 सबक के सवालात भी करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।